सभी साथियों का धाकड़ साइंस क्लासेज में स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, जो भी बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहा है उनके लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है इसकी मैं व्याख्या करता हूँ, समझना आप। ये जो क्लास मैंने आपके लिए लगवाई है ये प्री बीएसटीसी और पीटीटी, प्री बीएसटीसी और पीटीटी, जिसे प्री बीएसटीसी को हम डीएलएड के नाम से भी जानते हैं, इनके लिए उपयोगी होने वाली है। साहब, ये यहाँ पे मैंने लिखा, देखो अंक 150 है। अंक 150 का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको बता दूँ। ये जो क्लास है आपकी, ये क्लास आपकी लगाई जा रही है शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि का मतलब हुआ टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। तो आप सभी को पता होगा, और पता नहीं है तो पता अब हो जाएगा कि आपके पेपर में सभी के दोनों के कितने 50-50 क्वेश्चन आते हैं इसके, मतलब 50 क्वेश्चन पीटीटी वालों के आएंगे और 50 क्वेश्चन बीएसटीसी वालों के आएंगे, ये सबको पता है। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है आप सबको पता होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। इसका मतलब मैंने यहाँ पे जो 150 नंबर लिखा ये तो आपको समझ में आ गए। लेकिन साहब, इसको 150 में से 150 नंबर सबके नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते। बस ये कोई गाइड लेके आ जाएंगे और उस गाइड में जो लिख रखा वो पढ़ के चले जाएंगे, और उसमें से 50 में से लगभग 30-35% सही हो जाएंगे और बस आराम से टेंशन फ्री हो जाएंगे। लेकिन साथियों, ध्यान देना कि मैं जो आपको यहाँ पे तैयारी करवा रहा हूँ, ये मैंने प्रश्न जो आपके बीएसटीसी बोर्ड है और हमारी पीटीटी के जो आते हैं ना, उसके अनुरूप करवा रहा हूँ। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं ये हमारे शिक्षण अभिरुचि के जो प्रश्न है ये मैं करवाऊँगा आपको। प्रश्न का आप लेवल देख के आपको पता चल जाएगा कि हाँ गुरुजी बिल्कुल ऐसे प्रश्न आते हैं। गाइड है, आप मार्केट से 1000 लेके आ जाओ, लेकिन उनसे देखो उतना आप कैच नहीं कर पाते हो। कैच होता है, देखो सब चीज़ अच्छी होती है, कोई चीज़ बुरी नहीं होती है, लेकिन हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। मतलब बहुत, जैसे कि मान लो इसमें से 50 में से आपके 45 से ऊपर प्रश्न सही हो ना, तब जाके आपका लेवल बहुत अच्छा रहता है, तब जाके आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलता है। तो चलिए हम प्रश्न की स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में बातें भी करते रहेंगे और प्रश्न भी सोल्व करते रहते हैं। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर मैं पेश कर देता हूँ। सब ये तो सबको समझ में आ गया, 150 नंबर की है और 50 प्रश्न आएंगे आप दोनों के कॉमन है, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखो स्क्रीन पर आ गया। पहला प्रश्न क्या कहना चाहता है साहब आपसे? पहला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है कि आपको बताना है शिक्षा है, शिक्षा का कार्य है। आप सोच रहे हो कि गुरुजी हम पहली कक्षा से लगाकर 12वीं तक हमने शिक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन अभी तक हमें शिक्षा का कार्य ही पता नहीं। तो आप शिक्षा का कार्य पता है, लेकिन इसका रूल क्या अलग होता है। इसमें ध्यान रखना, सारे ऑप्शन सही होते हैं। इसमें क्या होता है कि सारे ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो सबसे ज़्यादा सही है। जैसे मान लो कि कोई, मान लो पहला, अगर ए ऑप्शन लगाता है, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ए ऑप्शन लगाता है उसको 3 नंबर मिल जाएंगे। कोई बी लगाता है तो बी भी सही है ऑप्शन, दो इसको 2 मिल जाएगा। कोई क्या लगाता है, कोई ये ऑप्शन लगाना चाहता है तो उसको ये मिल जाएगा और उसको 0 नंबर मिलेगा। मतलब कि आपको नंबर तो मिलेगा, ये तो ध्यान रखना। नंबर ऐसा नहीं कि देखो 0 नंबर भी मिलेगा, 1 नंबर भी मिलेगा और आपको ये नंबर भी मिलेगा, ये भी नंबर तो सबको मिलेगा। लेकिन जिसको ये नंबर मिलेगा ना, उसको कॉलेज बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसके ध्यान रखना। इसको जिसको पता नहीं, मैं सबको बता दूं कि इसके चारों ऑप्शन के नंबर मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शिक्षा है। शिक्षा का कार्य क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए मुझे सभी जने कमेंट करके कि शिक्षा का कार्य क्या होता है। तो मेरे सभी साथियों, भाई बहन, साथीगण, मित्र, मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न सोल्व करते हो ना आप टीचिंग एप्टीट्यूड के, जब भी आप प्रश्न सोल्व करते हो तो आपके दिमाग में नेगेटिव पॉइंट नहीं होना चाहिए। आप ये मान लो कि हम टीचर बन गए हैं और हम आप विद्यालय में काम कर रहे हो, फिर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ऐसा मान के सोल्व करना आप। तो देखो ये प्रश्न जो आपसे ये पूछना चाहता है ना, शिक्षा का कार्य होता है। तो शिक्षा का कार्य क्या होता है मैं आपको बता दूं। शिक्षा जो होती है ना, ये अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। शिक्षा का कार्य क्या होता है? जो अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। अब आप बोल रहे हो गुरुजी ये क्या है, मैं तो कुछ समझ में नहीं आया। तो पहले मैं एक बता दूं आपको, अर्जित शब्द जो होता है ना, अर्जित शब्द का मतलब होता है प्राप्त करना। अर्जित शब्द का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। और रुचियों का मतलब क्या होता है? जो आपको बहुत अच्छी लगती है। रुचियों का मतलब ये होता है कि जो आपको अच्छी लगती है, जो आपकी इंटरेस्ट वाली चीज़ है, उसे हम रुचि कहते हैं। अच्छा, स्वाभाविक का मतलब होता है प्राकृतिक। तो ध्यान रखना साथियों, शिक्षा है, शिक्षा का जो कार्य होता है ये होता है अर्जित रुचि, जो आपको अच्छी लगती है, जो आप प्राप्त करना चाहते हो, उसको प्राकृतिक बनाना ही क्या है? शिक्षा का कार्य है। तो इसका करेक्ट और आंसर क्या हो जाएगा? और इसी के हमें 3 नंबर मिलेंगे। ध्यान देना, इसी ऑप्शन के, बी ऑप्शन के हमें 3 नंबर मिलेंगे। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, एग्जाम से पहले पढ़ के जाना। मैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करता हूँ ना, उसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लोगे। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर पेश करता हूँ। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न लिए मैंने आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के, बहुत शानदार प्रश्न लिए हैं। वो तो केवल डेमो था, प्रश्न तो अब आएंगे। देखो पिक्चर तो अभी स्टार्ट हुई है, वो तो ट्रेलर था बस। ये आया प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न आते हैं साहब आपके। तो प्रश्न नंबर दूसरा ये कहना चाहता है, जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाना का प्रयास, मतलब छुड़वाने का
प्रयास किया जाता है वह विधि है। तो देखो ऐसे प्रश्न आपके वहाँ से पूछे जाएंगे। कोई मान लो कि आपकी क्लास में बालक है, कोई रोजाना लेट आ रहा है, तो आप क्या करोगे, तो उसमें ऑप्शन होगा दंड दोगे। तो ध्यान देना चाहते हो, दंड देना, मारना, पीटना, ये नेगेटिव पॉइंट है और ये कभी भी नहीं लगाना, हमेशा हमेशा के लिए हटा देना है इनको। तो पहले क्या लगाओगे उसमें, उसका करेक्ट आंसर होगा कारण जानने का प्रयास करोगे कि वो बालक लेट क्यों आ रहा है। कोई अगर बालक मान लो कि धूम्रपान का प्रयोग कर रहा है, तो कारण जानने का प्रयास करोगे कि बालक कारण क्यों जान रहा है। कोई बालक मान लो कि क्या कर रहा है, कि जैसे कि कोई चोरी कर रहा है या फिर, तो पहले कारण जानोगे वो चोरी क्यों कर रहा है, फिर आप उसके बाद में कोई निर्णय लोगे। तो ऐसे देखो हमेशा इसमें पॉजिटिव रहना है आपको। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए सबसे प्लस पॉइंट यही है कि आप इसमें पॉजिटिव रहकर, पॉजिटिव का मतलब कि आप सकारात्मक मानकर प्रश्न का उत्तर दो। तो ध्यान देना इसमें जो हो जाएगा ना, देखो इसमें आत्मनिर्देशन विधि है, अभावात्मक विधि है और थकावट विधि है, उपरोक्त सभी है। तो ये उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सोच समझ के लगाना। ध्यान देना ये ऑप्शन लगाने वालों के बहुत से प्रश्न गलत भी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर पहले मैं बता दूं, फिर इसके बारे में बात करते हैं हम। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 को। जो आत्मनिर्देशन है ना, यही क्या होगा, इसका करेक्ट विधि होगी। देखो प्रश्न क्या पूछना चाहता है कि बुरी आदतें हैं। आदतें दो प्रकार की होती है, अच्छी आदतें और बुरी आदतें। जैसे मान लो कि आपकी आदत है आप 5 बजे उठते हो सुबह, आपकी आदतें हैं कि रोजाना आप 5 बजे उठ जाते हो, तो ये अच्छी आदतें हैं। अगर आप चोरी करते हो तो आपकी बुरी आदतें हैं। तो बुरी आदतों को छुड़ाना चाहते हो आप, कोई से भी बालक है, बालक की क्या है कि बुरी आदत पड़ गई है और उसको छुड़ाना चाहते हो, तो सीधी सीधी बात है आत्मनिर्देशन के माध्यम से। देखो पूछना क्या चाहता है, आत्मनिर्देशन के माध्यम से। तो आत्मनिर्देशन विधि तो होगी, होगी कि नहीं होगी, खुद को सोचो। बिल्कुल यही होगा आंसर। मैं चलना चाहता हूँ अब तीसरे प्रश्न की ओर से। आप तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर दूँ मैं। देखो तीसरा प्रश्न पे आ गया है, आपके आदतों से लिया गया प्रश्न है। आदतें क्या होती है ये मैं बता दूं, जब किसी कार्य को आप पहली बार करते हो और वो कार्य फिर लगातार बार बार करने में आपकी हैबिट में आ जाता है, बार बार करने लग जाते हो आप, तो उसे आदत कहते हैं। तो साहब आदत का शैक्षिक महत्व है, तो आदत का शैक्षिक महत्व क्या है, जल्दी से बता दीजिए मुझे। इसका जो देखो करेक्ट आंसर जाता है, ये हमारे ऑप्शन नंबर किसको जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा देखो, आदतों के माध्यम से समायोजन क्षमता का विकास। आदतों के माध्यम से समायोजन क्षमता का विकास, समय तथा शक्ति की बचत, बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक। तो बिल्कुल साहब ध्यान देना, कोई बालक है अगर 5 बजे उठ के वो पढ़ता है, ये उसकी आदत है, तो ये क्या करेगी, बालक के चरित्र का निर्माण कर देगी। कोई बालक है मान लो जो कि किसी भी कार्य में जैसे समय बचाता हो, तो ये समय और शक्ति की बचत कौन करती है, आदत करती है। कोई भी बालक मान लो, समायोजन का मतलब होता है एडजस्ट। एडजस्ट का मतलब क्या होता है कि किसी न किसी देखो परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना। मतलब कि मान लो कि कोई गांव का, शहर का बालक है और गांव में आता है, तो उसको थोड़ी असुविधा होती है, लेकिन उन असुविधा को सामना करके उसके अनुसार ढल जाए, तो उसे कहते हैं समायोजन। तो ये समझ में आया होगा। अब आदतों के माध्यम से समायोजन क्षमता का विकास, तो इसका मेरे को सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जाएगा डी ऑप्शन। तो आदतों का शैक्षिक महत्व क्या है साथियों, ध्यान देना, ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं अब अगला प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना का, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। अब साहब मैं चलना चाहता हूँ कौन से प्रश्न की ओर, चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न आपके सामने मैं स्क्रीन पर पेश कर देता हूँ। देखो बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न लिया है आपके लिए। ऐसे प्रश्न आते हैं बीएसटीसी और पीटीईटी में। आप सोच रहे होंगे कि दूसरे प्रश्न आते हैं तो उनकी गलतफहमी को निकाल देना, ऐसे प्रश्न आते हैं और इन्हीं के आपको उत्तर देने होते हैं। तो साहब प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है कि आपको बताना है कि कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है, तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता रखता है, ये किस कारण होता है। मतलब ये प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है कि कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, कोई व्यक्ति शिक्षक बन जाता है, कोई व्यक्ति चोर बन जाता है, कोई व्यक्ति डाकू बन जाता है, तो ये कौन सी योग्यता होती है उनमें। तो साथियों उसमें जो योग्यता होती हैं ये होती हैं, जल्दी से बताइए मुझे, बुद्धि के कारण, आदत के कारण, अभिरुचि के कारण, उपरोक्त सभी। तो साथियों ध्यान देना, इस प्रश्न को आप आराम से समझ लेना। पहले बात तो उपरोक्त सभी वाले तो लगाना बहुत, मतलब जब आपको करेक्ट याद हो ना तभी लगाना, उपरोक्त सभी को तो इसको तो हटा दो, ठीक है ना। बुद्धि के कारण, तो साथियों ध्यान देना, भगवान ने बुद्धि दी है सबको ना, तो अगर सभी डॉक्टर बन जाते, ठीक है कि नहीं, अगर बुद्धि के कारण होता ना, और अगर सभी को भगवान ने बुद्धि दी है तो फिर सभी शिक्षक बन जाने चाहिए। तो इसका मतलब देखो कोई डॉक्टर बन रहा, कोई शिक्षक बन रहा, मतलब बुद्धि का कारण तो आएगा नहीं उसमें, ये तो करेक्ट क्रॉस हो जाएगा। आदत के कारण, सब आदत के कारण, आदत का मतलब ये होता है देखो, आदत अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है, तो ये भी इसमें नहीं आ सकता है। अब बच्चा कौन सा, बच्चा ये है हमारा कौन सा, अभिरुचि के कारण। अब आप सोच रहे होंगे अभिरुचि क्या होती है, देखो रुचि, रुचि समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। रुचि का मतलब क्या होता है, जो हमें अच्छा लगता है, जिसकी ओर हम आकर्षित होते हैं, उसे हम रुचि कहते हैं। जैसे मान लो कि मेरी गणित पढ़ने में की क्या होती है, इच्छा होती है, बार बार मैं गणित की ओर आकर्षित होता हूँ, तो मेरी गणित पढ़ने में रुचि है, मान लो। समझ में आएगी नहीं आई ये चीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना हमारे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रुचि के कारण क्या होता है, रुचि के अभिरुचि, अभिरुचि के कारण ही क्या होता है, कोई तो क्या बनता है,
कोई तो बन जाता है डॉक्टर और कोई बन जाता है शिक्षक, कोई बन जाता है इंजीनियर। यहाँ पे इंजीनियर वगैरह कोई भी आ जाओ ना तो आपको अभिरुचि ही लगाना है। क्या लगाओगे? अभिरुचि के कारण। साहब मैं अगले प्रश्न की ओर चल जाऊंगा, स्क्रीनशॉट जरूर लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आ रहा हूँ मैं आपके लिए। ऐसा नहीं कि पूरी बुक के प्रश्न आपके उठा के दे दिए। बुक में 4,000 5,000 प्रश्न होंगे तो ये मान के चलो उनका मैं केवल 400 300 400 प्रश्न में बदल के आपको बता रहा हूँ। जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वही मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो अब पांचवें प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। देखो पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर देता हूँ मैं आपके। पांचवा प्रश्न आ चुका है। देखो ये कह रहा है निम्नांकित में से खेल पर आधारित विधि है। आप सोचेंगे गुरुजी खेल पर आधारित विधि समस्या समाधान विधि या फिर वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, किंडरगार्टन विधि। तो देखो अभी जो 12वीं पास करके आए हो ना आप, जैसे 12वीं पास या आपने बीएससी बैचलर कर लिया है, तो आपको ये विधियाँ वगैरह हवा भी नहीं लग रही होगी इनकी। क्यों? क्योंकि ये जो एक मनोविज्ञान की विधियाँ हैं और मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा विषय है। इसको पढ़ने में काफ़ी समय लगता है। आप पढ़ोगे अभी, लेकिन अभी तक तो आपने नहीं पढ़ा होगा। तो इसका देखो ध्यान देना। मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ पे जो किंडरगार्टन विधि है ना, ये विधि दी थी हमारे फ्रोबेल साहब ने दी थी। किन्होंने दी थी? फ्रोबेल एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने दी थी। ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो फ्रोबेल ने दी थी। ठीक है, ये लिख दिया मैंने फ्रोबेल। ये फ्रोबेल कौन है? तो एक व्यक्ति है, ध्यान रहा। एक क्या है? ये इंसान है। ये इस इंसान ने क्या काम किया था? तो इस इंसान ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम किया था। अच्छा, विज्ञान तो आप सब जानते हो, लेकिन मनोविज्ञान क्या होता है? जो मन का विज्ञान होता है ना, हमारा मन आत्मा का विज्ञान, उसे मनोविज्ञान कहते हैं। उसमें काम करने वाला था ये फ्रोबेल। और फ्रोबेल ने क्या एक विधि दी थी, उसका नाम है क्या? किंडरगार्टन विधि। ये विधि देखो फ्रोबेल का क्या है, इनको बगीचे में घूमने का बहुत शौक था। ये रोजाना बगीचे में घूमने जाते थे। बगीचे में घूमने के जाते थे तो ये क्या वहाँ पे देखते रहते थे, बैठे बैठे बगीचे में देखते रहते थे। तो इन्होंने एक दिन ये देखा कि साहब बगीचा जो है ना, ये तो एक विद्यालय जैसा है, और इसमें माली जो होता है ना, ये शिक्षक के जैसा है, और इसमें छात्र छात्राएं जो होते हैं ना, ये क्या है? बढ़ते हुए पौधों के जैसे हैं। बढ़ते हुए पौधे और खिलते हुए फूल के जैसे। तो क्या हो गया? इसमें छात्र छात्राएं और शिक्षक क्या हो गया? माली जैसा। और विद्यालय क्या हो गया? एक बगीचा हो गया। तो ऐसे इन्होंने एक विधि दी थी जिसे कहते हैं हम क्या? किंडरगार्टन विधि। और ये विधि कौन सी विधि है? तो खेल विधि थी। ये इनको ध्यान रखना, खेल का बहुत शौक था, इसलिए इन्होंने हर चीज़ को खेल खेल में करते थे। हर चीज़ को सोल्व करते थे तो खेल खेल में करते थे, इसलिए इन्होंने खेल विधि दी। और खेल विधि है किंडरगार्टन विधि को खेल विधि कहते हैं। तो समझ में आ गया? ये अलग अलग, बस अलग अलग नाम है। जैसा किसी का नाम दो नाम होते हैं ना, एक ही व्यक्ति का नाम राम भी होता है और एक ही व्यक्ति का नाम श्याम भी होता है। तो उसी प्रकार किंडरगार्टन विधि का दूसरा नाम क्या है? खेल विधि है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जाएगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहूँगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इसका। अगले प्रश्न की ओर चलना चाहूँगा मैं। देखो प्रश्न आता है आपके सामने साहब, ये लो। प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे? ये कहना चाहता है कि मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का मतलब साफ देखो, विज्ञान का मतलब तो आप जानते हो, आपकी जो किताब चलती थी 10वीं कक्षा की वही विज्ञान है। और मनो का मतलब होता है मन। मन का मतलब तो आप जानते हो ना, अपने अंदर पाया जाता है वही मन, आत्मा। मन का विज्ञान जो होता है उसे कहते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से, मतलब मनोविज्ञान का जो संबंध है ना, ये तो केवल प्राणी का अध्ययन करता है। ठीक है, और जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो ये क्या है? जल्दी से बताइए मेरे को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये है मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से। केवल शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार के अध्ययन से दोनों आ जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए मुझे। तो साहब इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी को। ध्यान देना। देखो मनोविज्ञान जो है ना, ये तो प्राणी मात्र के व्यवहार का है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान जो है ना, ये मानव का और सभी हमारे मानव और हमारे शिक्षा दोनों का अध्ययन करता है ये। इसलिए इसको क्या आ जाएगा? ये भी आएगा और ये भी आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो ध्यान रखना, सी के 3 नंबर मिलेंगे हमें, बाकी इसका तो 0 मिल जाएगा। सी के तो 3 मिलेंगे, इसका 0 मिल जाएगा, इसका 2 मिल जाएगा और इसका 1 मिल जाएगा। ऐसे नंबर मिलेंगे इनका, ये भी ध्यान रखना आप ये चीज़। तो 3 नंबर लेना है ना, तो ये सी वाला ऑप्शन लगाना पड़ेगा आपको। अब मैं सातवें प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। देखो सातवां प्रश्न आ गया आपके सामने। प्रश्न कैसे लग रहे हैं सभी जने कमेंट करके एक बार जरूर बताएंगे। मजा आ रहा हो तो एक बार थम्स अप कर दो सभी जने। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? मजा आ रहा हो ना, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस चैनल को आग की तरह फैला दो अपने सभी फ्रेंडों के साथ। तो साथियों देखना, अब सातवां प्रश्न जो है मूल्यांकन को मापने की विधि होती है। मूल्यांकन को मापने की विधि कौन सी है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना, मूल्यांकन जो होता है ना, मूल्यांकन होता क्या है? मूल्यांकन में बता दूं आपको, मूल्यांकन का संधि विच्छेद करो, आप क्या आ जाएगा? मूल्य प्लस अंकन। मूल्य के मूल्य प्लस क्या आ जाएगा? अंकन आ जाएगा। देखो अब मूल्य का मतलब तो होता है कि गुण है। मूल्य का मतलब तो क्या होता है? गुण। और अंकन का मतलब होता है उनका गण, मतलब अंकन करना। तो ध्यान देना साथियों, ये जो होता है ना, ये गुणात्मक और परिमाणात्मक और दोनों होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
तो ध्यान देना, मूल्यांकन को मापने की विधि जो होती है ना, गुणात्मक विधि भी होती है और परिमाणात्मक विधि भी होती है। गुणात्मक का मतलब होता है शायद गुण से, गुण का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कि आपका गुण है कि आप चाय नहीं पीते हो, ठीक है ना, तो ये आपका गुण है। आपका गुण है आप दूध पीते हो, तो ये आपकी खुद की गुण है। पर और परिमाण का मतलब क्या होता है, संख्या। जैसे कि आपके मान लो 12वीं में 80% बना, तो ये क्या होगी, संख्या। और इस 80% बनने के पीछे जो आपकी मेहनत रही है या अभी आपका जो व्यवहार है, ये हो गए आपके गुण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, उपरोक्त दोनों हो जाएंगे। 8वें प्रश्न की ओर मैं चलना चाहता हूँ। 8वां प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर दूं मैं, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है साहब। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखना साथियों, हमारे मन जो है ना, हमारे अंदर मन कितने पाए जाते हैं, तो मन हमारे अंदर 3 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 3 पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, तो चेतन मन पाया जाता है एक, तो एक अचेतन पाया जाता है, एक अर्धचेतन पाया जाता है। कौन कौन से मन पाए जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, 3 मन पाए जाते हैं। पहला कौन सा, चेतन। दूसरा कौन सा, अचेतन। तीसरा कौन सा, तो अर्धचेतन। ये तीनों प्रकार के मन हमारे अंदर पाए जाते हैं। तो इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका अध्ययन किया जाता है, मैं आपको पता नहीं होगा, मैं बता दूं आपको। तो ध्यान रखना हमेशा, मनो। देखो किसका अध्ययन कर रहे हैं, मन का अध्ययन कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं बताओ, मन का कर रहे हैं। तो कौन आएगा, मनो आएगा। मनो का मतलब होता है मन, ठीक है ना। तो मन का विश्लेषण विधियां द्वारा हम किसका अध्ययन करते हैं, तो अचेतन मन का अध्ययन करते हैं हम। और अर्धचेतन का भी हम इससे ही करते हैं। ध्यान रखना, अर्धचेतन का भी हम इससे ही करते हैं। अगर यहाँ पे अचेतन की जगह अर्धचेतन आ जाए ना, तो भी हम इसी से करेंगे। अब मैं 90% की ओर चलना चाहूँगा। 90वां प्रश्न आ गया आपके सामने। देखो साहब, मनोविश्लेषण प्रणाली के जन्मदाता है। तो ये प्रश्न आपको नहीं आता होगा, मैं बता दूं। मनोविश्लेषण प्रणाली के जन्मदाता है हमारे सिगमंड फ्राइड है। सिगमंड फ्राइड ने ये बात बताई थी कि साहब ध्यान देना, इन्होंने क्या बात बताई ये भी मैं आपको बता दूं। देखो, इन्होंने मन को बताया था कि मन 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनना, मन 3 प्रकार के होते हैं। और मन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। और कैसे कैसे होते हैं, तो ध्यान देना, इन्होंने एक बर्फ का उदाहरण लिया था कि जिस प्रकार बर्फ जो होती है, ये पानी की सतह पर क्या करती है, पानी की सतह में सबसे ज़्यादा तो डूबी रहती है, मतलब 90% तो डूबी रहती हैं, 10% ही बाहर दिखाई देती है। इसी प्रकार हमारे मन भी होते हैं। ये बात किसने बताई थी, तो सिगमंड फ्राइड ने बताई थी। हाँ जी, 10वां प्रश्न है, स्क्रीन पर मैं लेकर आता हूँ। देखो 10वां प्रश्न स्क्रीन पर आ गया साहब। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि निम्नांकित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि है, मतलब मनोविज्ञान की कौन सी विधि है जो मतलब प्राचीन विधियाँ देखने आपको, अध्ययन विधियाँ हैं उनमें से प्राचीन विधि है। तो ये भी आपको नहीं आता होगा, मैं बता दूं, ये विधि जो अंतर्दर्शन विधि थी, यही प्राचीन विधि है। क्यों, क्योंकि मनोविज्ञान यूनान से आया है, और यूनान में पहले दार्शनिक दर्शन रूप, मतलब शास्त्रीय शाखा के रूप में हम इसको पढ़ते थे। तो ये थे साहब आज के 10 प्रश्न। आपको कैसे लगे आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताओगे। और यदि अच्छे लगे आपको तो आप मेरे को तो भी कमेंट करोगे, ताकि आपको प्रश्न की संख्या बढ़ानी है। यदि आप बोलो तो मैं 50-50 प्रश्न सोल्व करवा दूँ आपको एक दिन के, एक वीडियो में, मात्र एक वीडियो में मैं 50-50% भी आपको सोल्व करवा सकता हूं। लेकिन आपको कमेंट करके मेरे को बताना होगा कि देखो जितनी ज़्यादा डिमांड होगी हम उसी के अनुरूप काम करेंगे। तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओ कि गुरुजी हमें 50% रोजाना के चाहिए व्याख्या सहित। तो मैं बिल्कुल व्याख्या सहित लेकर आपके लिए आ सकता हूँ। पीटीईटी वाले और बीएसटीसी वाले कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएंगे कि गुरुजी हमारे इन 10 में से कितने प्रश्न सही हुए और अब कितने प्रश्न आपको चाहिए। आप बोलो तो मैं आपके 100% लेके आ जाऊँ, आप बोलो तो मेरे को 50% लेके आ जाऊँ, और आप बोलो तो ये 10% चल रहे हैं, यही ठीक है। तो सभी साथियों को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और उसको शेयर जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी से करते रहिए।